हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको अर्थशास्त्र में भारत में खाद्य सुरक्षा के विषय में पढ़ाऊंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए जिस तरह वायु की आवश्यकता होती है, सांस लेने के लिए आपको हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरह जीवन जीने के लिए हमें भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ 2 जून की रोटी पाना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक है। यानी खाद्य भोजन प्राप्त करने का मतलब 2 वक्त की भोजन प्राप्त करना ही नहीं होता बल्कि इससे कहीं अधिक होता है। यानी इसके कई आयाम हैं। जैसे इसमें 3 आपके मुख्य हैं खाद्य सुरक्षा के आयाम। पहला है उपलब्धता, दूसरा पहुंच और तीसरा है आपका सामर्थ्य। इसमें सबसे पहले आपका आता है उपलब्धता। देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात व सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्ष का स्टॉक यानी उपलब्धता के अंतर्गत आपके भारत में कुल खाद्य उत्पादन कितना होता है, खाद्य आयात कितना किया जाता है व सरकारी भंडारों में पिछले वर्ष का बचा हुआ स्टॉक कितना है, वो सारा आपकी खाद्य उपलब्धता में आ जाता है। यानी भारत में कुल कितना खाद्य उपलब्ध है वो सारा इसके अंतर्गत आ जाता है। यानी देश के अंदर कुल उत्पादन कितना हुआ, बाहर से आयात, अन्य देशों से आयात कितना किया गया और बचा हुआ स्टॉक पिछले वर्ष का कितना है। तो उपलब्धता 3, खाद्य उत्पादन, आयात किया हुआ और संचित भंडार। दूसरा है आपका पहुंच। पहुंच का अर्थ होता है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। यानी हमारा भोजन जो है देश के प्रत्येक व्यक्ति तक प्राप्त होना चाहिए। सामर्थ्य, लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। यानी भोजन खरीदने के लिए, यानी खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए प्रत्येक व्यक्ति इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो अपने लिए पौष्टिक भोजन खरीद सके। आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है कि भारत खाद्य सुरक्षा क्यों। समाज का गरीब वर्ग हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त रहता है। आपने देखा होगा कि भारत का एक गरीब वर्ग जो दरिद्रता रेखा से नीचे आता है वो ज़्यादातर खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि देश में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, सुनामी है, अकाल जैसी जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो निर्धनता रेखा से ऊपर का वर्ग जो होता है वो भी खाद्य से असुरक्षित हो जाता है। इसीलिए भारत में खाद्य सुरक्षा आवश्यक हो जाती है। एक उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं कि जब कभी किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है, मान लीजिए किसी क्षेत्र में सूखे की स्थिति बन जाती है, तो इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। क्योंकि सूखा हो जाता है तो उस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला खाद्य क्या है, कम हो जाता है। खाद्य की कमी के कारण उस क्षेत्र में उस खाद्य की कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर तो खाद्य खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊंची कीमत पर खाद्य खरीद नहीं पाते हैं और वो भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। और जब ये भूखमरी लंबे समय तक बनी रहती है तो वो अकाल की स्थिति बन जाती है। यानी अकाल क्या है, बड़े पैमाने पर होने वाली मौतें भूखमरी के और विवशता के कारण दूषित जल या सड़े भोजन प्रयोग से महामारियां हो जाती हैं। भारत में 1943 में बंगाल का अकाल, जिसमें 30 लाख लोग मारे थे, सबसे भयानक अकाल था। अर्थात जब किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता है तो भूखमरी और खाद्य की कमी के कारण वहाँ के लोग दूषित जल और सड़े हुए भोजन का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की महामारियाँ फैल जाती हैं। इन महामारियों के कारण वहाँ लोगों की मृत्यु होने लगती है। और सबसे भयानक अकाल भारत में 1943 में बंगाल में आया था, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज भी भारत में कई स्थानों पर इस स्थिति बनी रहती है। उड़ीसा में कालाहांडी या काशीपुर, राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पालमू जिले में भूख के कारण लोग आज भी मृत्यु की सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं। इसी कारण किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अब आता है कि खाद्य से असुरक्षित लोग कौन हैं। तो भारत में खाद्य से असुरक्षित लोग ज़्यादातर भूमिहीन किसान, जिनके पास अपनी
जमीन नहीं होती है, दूसरों की जमीन पर कार्य करते हैं। पारंपरिक दस्तकार हैं जो प्राचीन काल के तरीकों से कार्य करते रहते हैं। कामगार हैं, डेली बेस पर जिन्हें काम नहीं मिल पाता है। भिखारी हैं। ये सारे हमेशा खाद्य से असुरक्षित लोग रहते हैं। और कई खाद्य से असुरक्षित लोगों में सामाजिक संरचना भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियां, गर्भवती महिलाएं तथा अजन्मे बच्चे भी कुपोषण के शिकार होते हैं। अनुसूचित जातियां हैं हमारी, अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं। और सामाजिक संरचना के साथ साथ कुछ राज्य भी जो है हमारी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त रहते हैं, जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी हिस्से भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त राज्य माने जाते हैं। भूखमरी भी खाद्य असुरक्षा को इंगित करने वाला पहलू है। ये भूखमरी दो प्रकार की होती है, दीर्घकालिक और मौसमी। सबसे पहले आता है दीर्घकालिक। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, दीर्घकालिक यानी लंबे समय से चली आने वाली भूखमरी मात्रा तथा गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। यानी ये मात्रा यानी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। गरीब लोग अपनी निम्न आय के कारण खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी जो अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, अपनी गरीबी के कारण, अपनी निम्न आय के कारण वो खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षम होते हैं और दीर्घकालिक भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा आता है आपका मौसमी भुखमरी। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित रहती है। ये ज़्यादातर गाँव क्षेत्रों में आती भुखमरी जाई जाती है। जो भूमिहीन किसान होते हैं उन्हें जब कार्य होता है तो मिल जाता है, लेकिन अन्य समय में उन्हें कार्य नहीं मिल पाता है तो वो भुखमरी के शिकार हो जाती हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के मौसमी प्रकृति के कारण होती है। नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। यानी नगरीय क्षेत्रों में जो प्रतिदिन कार्य करने वाले मजदूर वर्ग होते हैं उन्हें कभी कार्य मिलता है, कभी नहीं मिलता है। उन्हें कहते हैं अनियमित श्रम के कारण भी ये मौसमी भुखमरी के शिकार होते हैं। यह तब होती है जब व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम होता है। यानी मौसमी भुखमरी तभी व्यक्ति के पास आती है जब उसे पूरे वर्ष कार्य नहीं मिल पाता है। वर्ष के कुछ महीने कार्य मिलता है, कुछ महीने कार्य नहीं मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मौसमी भुखमरी। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। नेक्स्ट अगले वीडियो में। बाय।